हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जो कि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। मगर ये जो क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी जो है, जिसे कहा जाता है, उसकी ट्रेडिंग गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत उरूज पर है। पाकिस्तान जो है कहा जाता है कि तीसरा बड़ा मुल्क है भारत और वियतनाम के बाद, जहां सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। अब ये क्या होता है, ये तो हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कैसे होता है। मगर ये चीज़ जो है सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां वक़ार ज़का एक साहब हैं, आपने टीवी पर्सनालिटी थे, फिर क्रिप्टो के सॉर्ट ऑफ किंग बन गए, और उन्होंने एक पिटीशन दायर की सिंध हाई कोर्ट में कि जनाब क्रिप्टो को लीगलाइज़ किया जाए। अच्छा, वर्चुअल करेंसी है तो उसकी लीगल होने के लिए ज़ाहिर है कोई लॉ होना चाहिए या कोई रूल्स होने चाहिए। कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को शायद पता भी नहीं है कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है। हमें भी कुछ नहीं पता। हमें नहीं, हम तो मतलब पाकिस्तानी अथॉरिटी से क्रिप्टो करेंसी का इसको रुलाएंगे हम तो बाहर। तो आज जो है हुआ ये था कि ये केस जो है गुज़िश्ता साल सिंध हाई कोर्ट में दायर हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने सितंबर में गुज़िश्ता बरस ये कहा हुकूमत पाकिस्तान को और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि ज़रा आप देखिए इस सारे मामले को और हमें बताइए कि आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है। मतलब ये एक चीज़ थी जो लिम्बो में थी, ना लीगल थी ना इलीगल थी। लिहाजा जो यूथ है उसका बहुत ऑब्सेशन था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी। तो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट पेश की 28 सफ़े की सिंध हाई कोर्ट में, और कहा कि जनाब ये जो है इलीगल है क्रिप्टो करेंसी, और साथ ही हम ये भी अदालत से इस्तदा करते हैं कि वो ये इस ना सिर्फ इन वर्चुअल करेंसीज़ को, जिनमें ज़ाहिर है बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, इथेरियम है और लातादाद अब आ गए हैं, उनको बैन करे, बल्कि हमें ये पावर्स भी दे कि हम उनको इनका ट्रेड करने वालों को पीनलाइज भी करें। मसला ये है कि क्योंकि कोई कानून ही नहीं है, ना ही कोई रूल है, तो किस तरह होगा ये सारा कुछ? क्यों ज़रा साहब? ऐसा ही है। अब जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है तो मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ, और बहुत लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर इस पर शो करें। मैंने कहा यार समझ आएगी तो शो करेंगे। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि यार एक नई चीज़ आई है, इसका नाम है बिटकॉइन, ठीक है, तू उठा ले ये। और मैंने कहा यार पागल हो गए हो, ठीक है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे नोट लूज़ किए थे, तो मैंने कहा यार अब ये पागलों वाली चीज़ है। नतीजा इसका ये हुआ कि आज पिछले हफ्ते की बात है कि उसने कुछ बिटकॉइन बेच के अपने लिए एक बर्थडे प्रेजेंट में MG प्रोटॉन खरीदी है, जो SUV है। तो दैट इज माय नॉलेज। कुछ बिटकॉइन, कुछ तो एक बिटकॉइन, एक बिटकॉइन में 4 MG आ सकती है। चलो, तो उसने एक मतलब बिटकॉइन का 25% बेचा होगा, मुझे नहीं पता कैसे होता है। एनीवे पॉइंट इज के जहां तक ये शुरू हुआ एज एन एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोग्रामर्स बैठे हुए थे, लाइक ऐसे मूड हो रहा है यार कुछ बनाते हैं, उन्होंने बना दिया। पहले तो वो मुफ्त में लोगों को दे रहे थे कि यार ये चल ही नहीं रहा। एक जापानीज बेसिकली है जिसके बारे में शक किया जाता है कि जनाब किसी को पता भी नहीं है। हाँ, ये ऑनलाइन है और किसी को पता नहीं। जिसने ये इंट्रोड्यूस कराई उसके बारे में मुझे साहब वो है कि वो नामालूम है। कहा यह जा रहा है कोई जापानी कोई शख्स है जिसने ये किया है, बहरहाल। तो बट पॉइंट इज के स्टार्टेड एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और अब इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है $1.2 ट्रिलियन। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बिटकॉइन की, जिसका मतलब है कि टेस्ला और फेसबुक से आगे। और अगर इसके अंदर जैसे आपने कहा इथेरियम, लाइटकॉइन, डोज कॉइन, इनको आप मिला दें तो तकरीबन $2.2 ट्रिलियन की बनती है। अच्छा, जो कि एप्पल से बड़ी मार्केट है। अच्छा, और आप अपने स्टॉक्स को रो रहे थे। हाँ। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल जो उसका हजम है उससे भी ज़्यादा है। बहुत गलतियाँ हुई हैं लाइफ में, एक और गलती ये भी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ ये भी है कि मैं भूल गया हूँ मैंने क्या कहना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि बाकायदा बैन ही हो गया है ना। नहीं, अभी तो उन्होंने दरखास्त की है। कल फतवा भी आ जाएगा कि हराम नहीं। वो तो सर वो तो वो इस्लामी बिटकॉइन निकाल लेंगे, बेफिक्र है। उसका अच्छा, ग्लोबली थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, इसमें हम और भी बात करेंगे। चीन ने बैन किया हुआ है। हाँ। और एल साल्वाडोर में लीगल करेंसी डिक्लेयर कर लीगल करेंसी, बल्कि हुकूमत बिटकॉइन में हाँ वो लीगल हो जाती है, ज़ाहिर है। अच्छा, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि, और ये
हम अपने आप को भी, हम खुद भी समझना चाह रहे हैं और अगर आपको नहीं पता आपको भी समझाना चाह रहे हैं। सवाल ये कर कि लो बिटकॉइन है क्या? मेरी तरफ से ये भी कर लेना सवाल, पूछ लें आप खुद कर लें। क्या रियासत आप भी इधर ही हैं, हुकूमत पाकिस्तान को समझ भी है कि ये है क्या? सर, आपको यकीनन कॉफी भी चाहिए। हाँ, ये कर लेना मेरी तरफ से। अभी बात हुई थी कि समझ नहीं है, कर लेना। हाँ बहरहाल। तो आज हमारे गेस्ट हैं दोहा अली। आप राइटर और रिसर्चर हैं एट नस्ट और क्रिप्टो करेंसी पर एक MS लेवल की क्लास भी सिखाते हैं, मतलब कोर्स सिखाते हैं। और हमारे साथ हैं अमार खान साहब, रिस्क एनालिस्ट एंड कीप एन आई ऑन द इकोनॉमी। तो तहा मैं आपसे आगाज़ करूँगा कि थोड़ा सा हम जैसे जाहिल लोगों के लिए थोड़ा सा आप हमें समझा सकते हैं आसान अल्फाज में होपफुली कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, हाउ डज इट वर्क? जी मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि आपके जो लेगेसी जो एग्जिस्टिंग जो आपके सिस्टम्स हैं सारे फाइनेंस के, उनमें आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड पावर है जो सिस्टम को इन्फोर्स करती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास बैंक नोट होंगे या आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा या आपके पास आप ऑनलाइन बैंकिंग करें, कोई भी आप फ्रॉड करेंगे तो देयर इज समवन जो आपको आके पनिश करेगा, ठीक है। और देयर इज समवन जो हु रन्स द होल सिस्टम, मतलब बैंक नोट कोई छापता है, बैंक अकाउंट्स कोई सेफ गार्ड करता है, तो एक अथॉरिटी होती है, जनरली वो गवर्नमेंट होती है या बैंक होती है। बिटकॉइन में ये सारे जो काम है इस तरह के जो मेंटेन करना है उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, वो क्रिप्टोग्राफी करती है। क्रिप्टोग्राफी वही मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन जो आपका पूरा फील्ड है उसकी टेक्निक्स हैं। तो द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे कोई बैंक या वो नहीं है जो आपको इन्फोर्स कर सके। तो बैंक की अगर आप सोचें तो देयर आर बेसिकली तीन फंक्शंस होती हैं। एक होता है कि बैंक जी आपके पैसे सेफ गार्ड करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरी फंक्शन है कि जी बैंक जो है आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उसको वैलिडेट करता है। मतलब मैं अगर 50 रुपये अपने अकाउंट से आपको भेजूं तो बैंक एक लेजर में नोट कर लेगा और फिर मैं वो 50 रुपये किसी और को नहीं भेज सकूंगा। तो एक अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड होता है सारी ट्रांजैक्शंस का जो बैंक मेंटेन करता है आपके लिए। और तीसरी चीज बैंक करता है कि वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, ये जनरली सेंट्रल बैंक करता है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेफ गार्डिंग जो आपके पैसे बचा के रखने की जो फंक्शन है वो बैंक नहीं करता, वो आप खुद करते हैं। आपके पास एक क्रेडेंशियल्स होती हैं, सीक्रेट की होती है, जिस तरह आपका ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड होता है उस तरह की एक की है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मैं पैसे किसको भेज रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। फिर वैलिडेशन का जो प्रोसेस है जिसमें जी कौन डिसाइड करता है कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है कौन सी नहीं है, ये फंक्शन जो है बिटकॉइन नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। नेटवर्क मींस कि आपके पास कोई 10,000 20,000 50,000 लोग हैं जो अपने कंप्यूटर्स पे बिटकॉइन रन कर रहे हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। वो देखते हैं कि जी ट्रांजैक्शन आई है, मेजॉरिटी अगर एग्री कर ले कि ये ट्रांजैक्शन ठीक है तो दैट बिकम्स अथॉरिटेटिव। तो देयर इज नो वन सेंट्रल बैंक, दिस इज अ फंक्शन जो पूरी नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, लेकिन तहा एक सॉरी जी कंटिन्यू जी। इसी तरह आखिरी जो पॉइंट जो मनी सप्लाई का है, बैंक अगर आपका सेंट्रल बैंक है वो तो पैसे छाप सकता है, बट इस केस में जो बिटकॉइन का एक एल्गोरिदम है उसमें प्री डिटर्मिन्ड रेट है कि बिटकॉइन इतनी रेट पे इंक्रीज होगा, तो कोई फेक बिटकॉइन जनरेट नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिटकॉइन से ट्रेडिंग, मतलब ये जैसे इसने कहा कि इनके दोस्त ने गाड़ी ले ली या अगर किसी को कुछ और चाहिए वो ले, तो वो ख़रीदते कैसे हैं? वो इवेंचुअली मनी क्या आपके अकाउंट में आती है? नहीं, देखें, जैसे आपने अगर कोई डॉलर या पाउंड्स लेने हैं जी, आप किसी मनी चेंजर के पास जाते हैं और वो आप उसे रुपीस देते हैं और वो आगे से आपको डॉलर या पाउंड दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसी के पास जाएं, किसी बिटकॉइन एक्सचेंज में, आप कहें जी ये मेरे पास ये मेरे रुपए हैं, यहाँ तो खैर आप नहीं कर सकते, बट बाहर अगर आप करें, आप जाके कहें कि जी ये मेरे डॉलर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे जी आपका बिटकॉइन एड्रेस क्या है। तो हर बंदे का एक बिटकॉइन अकाउंट नंबर होता है जो वो खुद जनरेट कर सकता है। आप उससे पूछिए, वो आपको ट्रांसफर कर देगा उस तरह उसमें बिटकॉइंस। अच्छा, वो जी, आप थिंक ऑफ इट ऑनलाइन बैंकिंग, एक्सेप्ट के बैंक नहीं है वहाँ पे। ये तो लेकिन जब आपके, क्योंकि आज जो पॉइंट उठाया स्टेट बैंक ने वो ये भी कहा कि इस तरह तो ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि रेगुलेट नहीं होता, तो ये इस चीज़ का कितना ख़तरा है? बहुत ज़्यादा खतरा है। देखिए, बिटकॉइन आप
ये एक स्टोरी है जो लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि बिटकॉइन जिसने बनाया था उसने स्पेसिफिकली बनाया था बिकॉज ही बिलीव्ड के बैंक्स जो हैं वो काफ़ी, जो दुनिया की आजकल काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैंक्स क्रिएट करती हैं। इसलिए ही केम अप विद अ सॉल्यूशन टू बाईपास बैंक्स एंड गवर्नमेंट। अब आप कह रहे हैं ना कि ये कि टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट कामों में बिटकॉइन यूज हो सकता है। अगर आप इन लोगों से पूछें तो दे विल पॉइंट आउट टू यू कि जनरली काफी गवर्नमेंट्स पैसे इसी तरह यूज करती हैं फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड फॉर इलिसिट। बेसिकली हाउ यू लुक एट इट। तो काफी इनकलाबी किस्म का बंदा था जिसने भी ये बनाया। अच्छा, एक और सवाल और फिर मैं मार की तरफ जाता हूं। अब देखिए, जब करेंसी की हम बात करते हैं, नेशनल करेंसी की बात करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि जी इसके पीछे कुछ है, मतलब कोई बैकिंग है, चाहे वो गोल्ड रिजर्व, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, और मतलब नेशनल है ना, कि जैसे अगर पाकिस्तानी रुपया है तो आपके पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं जो बैक इट अप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैक्स इट अप। तो एक क्रिटिसिज्म जो की जाती है बिटकॉइन के बारे में वो ये है कि सर इसके पीछे क्या है, तो ये आप मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू डिटरमिन कैसे होती है? देखिए, बिटकॉइन जो है पहले आप देखें जो आपका पेपर मनी सिस्टम है, ठीक है, अप अंटिल 1960s ये पार्शियली बैक्ड था बाय गोल्ड जो यूएस डॉलर था। उन्होंने फिर डीलिंक कर दिया, तो बेसिकली आपका जो पेपर मनी भी जो है दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, इट इज ओनली बैक्ड बाय द वर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि वो एनफोर्स करेंगे उसको, बट अदरवाइज कोई टेंजिबल उस तरह की चीज नहीं है जो मैं सॉलिड चीज जैसे गोल्ड या सिल्वर उस तरह की चीज नहीं है। बिटकॉइन में आपके पास एक डिजिटल रिसोर्स है जो इनफिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मतलब जैसे अगर आप पेपर को देखें तो पेपर में अगर प्रिंटिंग प्रेस ले आऊं, मैं अगर गवर्नमेंट हूं तो मैं तो आई कैन प्रिंट मनी एड इन्फिनिटम, और कुछ कंट्रीज ये करती हैं। वेनेजुएला ने ये किया हुआ है, जिम्बाब्वे में हर साल हो रहा होता है, हर दूसरे दिन हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं जान भी लगा लूं, मैं बिटकॉइन एक्स्ट्रा छाप नहीं सकता, तो ये टाइटली कंट्रोल्ड एक सप्लाई है। इनफैक्ट हमने इस पे एक पेपर भी लिखा था, वी पॉइंटेड आउट कि दिस इज वेरी सिमिलर टू गोल्ड इन दिस रिस्पेक्ट कि गोल्ड का भी आप आर्टिफिशियली जनरेट नहीं कर सकते, गोल्ड का सप्लाई वो नेचुरल एक लिमिट है उसकी। तो उस तरह से बिटकॉइन में ये है कि इट इज लाइक पेपर, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग टेंजिबल, बट एट द सेम टाइम अनलाइक पेपर उसको आप इन्फिनिटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है फिर, मतलब बिटकॉइन माइनिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? माइनिंग जैसे आपको मैंने बताया ना अर्लियर कि एक फंक्शन है कि आपका जो बैंक क्या करता है कि आप जब पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो इट क्रिएट्स एन अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ताकि वो पैसे फिर डबल स्पेंड ना हो सके, वो वही पैसे मैं किसी और को ना भेज दूं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि बैंक एक इंटर बैंक वो एक लिस्ट मेंटेन होती है, ठीक है, और ये बैंक करता है। बिटकॉइन की जो इनोवेशन थी वो ये थी कि जी हमने बैंक को हटाना है, बट वी स्टिल नीड, ये फंक्शन कौन करेगा फिर? तो दैट वो जो यूरिका मोमेंट था वो ये था कि हम ये क्यों नहीं करते कि हम रैंडमली कुछ लोगों को पिक करते हैं 10 मिनट इंटरवल्स कि वो ये फंक्शन पिक करें, मतलब वी पिक देम टू बी द बैंक फॉर 10 मिनट्स। तो वो लोग दैट प्रोसेस इज माइनिंग कि जी एक रैंडम आप एक बंदे को आपने पिक किया नेटवर्क में, वो एक लिस्ट बनाता है ऑफ अथॉरिटेटिव ट्रांजैक्शंस, एवरीवन चेक्स कि ये लिस्ट ठीक है, तो दैट मींस कि इट्स डन, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन व्हिच इज द अल्टीमेट रिकॉर्ड ऑफ जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। और वो जो ये बंदा सर्विस कर रहा है, ही इज इंसेंटिवाइज्ड, उसको नए बिटकॉइन मिल जाते हैं। समझ गया। तो अच्छा, क्योंकि अब इतना डिसेंट्रलाइज्ड आई सपोज डेमोक्रेटाइज्ड है कि अब समझ में आ रही है कि कुछ हुकूमतें घबरा क्यों रही हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से बाहर आता है। अब जो पाकिस्तान में जो डिसीजन ली गई है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है क्या। मेरे ख्याल है कि 60-70% समझ में आ गई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब नहीं, वो छोड़ दो प्लीज। या पहली मिनट इतनी डिप्रेशन हो गई थी कि मैं अपना भूल गया था कि मैंने आगे बोलना क्या है।
अमान, मैं आपके पास आता हूँ। आप मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्रिटिकल हैं ये जो अभी पाकिस्तान में डिसीजन ली गई है। ऐसा क्यों है? आपका क्या ख्याल है कि ये कोई एक रिग्रेसिव स्टेप है, ये हमें आगे जाने से रोकेगा? क्या ये सोचा समझा कोई स्टेप है या नहीं है, वो एक अलग बात है, उसका जवाब मेरा ख्याल ये नहीं दे सकते तो ये आपको हुकूमत कोई भी दे दे यार। जी, ये मैं कहूँगा बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से। एक तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई सोचा समझा स्टेप नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं उसी हिसाब से जल्दबाजी में कोई एक डिसीजन ले लिया बगैर समझे, बगैर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाए हुए कि इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक मैं मिसाल दूँ आपको, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ पड़ोसी मुल्क, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। शर्मा क्यों रहे? तीन पड़ोसी हम कंफ्यूज नहीं, हम अपने ऊपर ले लेंगे गद्दार का टाइटल, कोई बात नहीं है वैसे, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। गद्दार कॉइन जी, क्रिप्टो करेंसी पूरा एक यूनिट सेटअप करा है कि जी यहाँ से हम इसको रेगुलेट करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि $1 बिलियन प्लस उनकी वैल्यू है, क्योंकि वो उसमें काम कर रहे हैं, उनकी एक्सचेंजेस में काम कर रहे हैं। इसी तरह आप दुनिया भर में अगर देखें, मैं भी ये नंबर्स देख रहा था, पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी स्टार्टअप्स हैं उनमें तकरीबन कोई $33 अरब की सरमायाकारी हुई है। तो फ्यूचर जो है वो इसी सिमत की तरफ जा रहा है। हम अगर किसी चीज़, हमारा एक होता है एक नी जर्क बड़ा रिएक्शन होता है, कोई भी चीज़ आ जाए जो समझ नहीं है उसको बैन कर दो। 3-4 साल बाद जब वो समझ आने लगे तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटाओ, फिर दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। लाउड स्पीकर हराम था ना पहले। हाँ, तो उससे होता ये कि आपका एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि एक्चुअली इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में, इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी काम कर रहे हैं, लोकली भी काम कर रहे हैं। वो नाम इंटरनेशनल होगा मगर काम वो लोकली कहीं पे कराची में PCH में बैठ के काम कर रहा होगा, डिफेंस में काम कर रहा होगा। मगर आप ये बैन कर देंगे, उनका काम चलता रहेगा मगर आगे इसका इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर 3-4 साल बाद आप रोएंगे, ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, हमने तो ये मिस कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक क्रिप्टो जोन अथॉरिटी बना देते हैं, उसकी एक ज़मीन खड़ी कर देते हैं, उस पर बिल्डिंग बना दें। तो इस टाइप की हरकतें जो है फिर करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये फ्यूचर जो है इसका, दैट इज़ प्राइमरीली क्रिप्टो एसेट ड्रिवन। करेंसी मैं नहीं बोलूँगा, क्रिप्टो के बहुत सारे एसेट भी होते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें इससे आप कर सकते हैं। एक जो नई चीज़ आ रही है जैसे इंटरनेट है, आज से 20 साल 25 साल पहले आपको याद होगा डायल अप कनेक्शन होता था, बड़ा स्लो चलता था। लोग कहते थे, घर वाले कहते थे कि किस चीज़ पर टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम लोग, चैटिंग कर, फोन उठाते थे कोई तो लाइन कट जाती थी। बोला ये बेकार काम कर रहे हो, बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी समझे वही ज़माना है क्रिप्टो के लिए। वेब 3.0 आ रहा है जिसमें क्रिप्टो विल बी इंटीग्रेटेड विद द इंटरनेट। अब हमारे ऊपर है कि हम आइदर एक बहुत कोई फॉरवर्ड लुकिंग व्यू ले लें कि जी हमें इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है, जैसे इंडिया जो है वो कर रहा है या बहुत सारे और मुल्क हैं वो कर रहे हैं, या हम एक रिग्रेसिव व्यू ले लें और बोलें कि जी इसको तो बैन करते हैं, मैं ये चीज़ समझ। अच्छा अमार, मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा था। अब जाहिर है क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है तो IMF से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके और हमारे स्टेट बैंक तक सबको ख़तरा है कि अगर ये इवेंचुअली पेपर करेंसी को सब्स्टिट्यूट करता है तो उनकी रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगी, बैंकों की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो, जैसे आपने कहा कि इतने रिग्रेसिव मेजर लेने की क्या ज़रूरत है। मसलन दुनिया के बेशतर ममालिक में मुंह दूसरी तरफ कर लिया जाता है और कहा कि चलें आप कीजिए, चाहे US हो जाए। इवन यूरोप के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर बाकायदा, जैसे आपने कहा, कंपनीज बनी हुई हैं जो ये ट्रेडिंग कर रही हैं। तो बजाय इसको समझने के आप पहले ही पाँव रख रहे हैं, तो क्या इससे जो ऑलरेडी इतने पाकिस्तानीज इन्वॉल्व हैं, आपके ख्याल में उनके खिलाफ अगर कोर्ट डिसीजन दे देता है तो फिर तो कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी? नहीं, देखें, काम तो यहाँ पे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी, बैन होने से कुछ बैन होता नहीं है, काम चलता रहता है मगर काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। मैं अमेरिका की बात करूँ, इनफैक्ट किसी भी आप G8 मुल्क में देख लें, वहाँ पे इवन जो क्रिप्टो के जो आपके गेन होते हैं, जो आपको मुनाफा होता है, वो टैक्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि जी एग्जिस्ट नहीं करता, कहते हैं जी ये एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ है, हम इस पे काम कर रहे हैं, मगर इसको जो मुनाफा है उस पर थोड़ा टैक्स भी दे दो। तो यानी इतनी समझ है उनको कि जिससे मुनाफा हो टैक्स तो ले लो। अगर कोई चीज़ को टैक्स कर रहे हैं इसका मतलब है उसकी एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि जैसे आपने IMF की बात करी, या इवन जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक भी हैं, वो अब एक चीज़ होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी,
वो उसकी तरफ जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक अपनी एक करेंसी लॉन्च कर सकता है। आपको जैसे पता होगा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है कैश का। हर कोई कैश रखता है, आप कहीं पे भी जाएंगे कोई ना अकाउंट ट्रांसफर एक्सेप्ट करता है ना क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। कैश का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी पेपर्स आ रहे हैं, ये भी सेंट्रल बैंक्स कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें स्विस सेंट्रल बैंक शामिल है, यूएस फेड शामिल है, कि जी सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी किस तरह लॉन्च कर सकता है, और ये एक पोटेंशियल है। मगर वो सेंट्रल बैंक उसी वक्त करेंसी वो लॉन्च कर सकता है जब कोई इकोसिस्टम हो, जब कोई लोग हों जो उसको बना सकें। अगर आप कभी इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे तो वो करेंसी भी आप कभी लॉन्च नहीं करेंगे। फिर यही होगा, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर किसी कंसल्टेंट को देंगे, वो आएंगे अपनी इंफॉर्मेशन दे के चले जाएंगे, लोकल आपकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं होगी। तो बैन करने का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये है कि लोकल आपकी कैपेसिटी, लोकल अंडरस्टैंडिंग, लोकल इकोसिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी लूटी तो नहीं जा सकती? ये अब बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं डाकुओं के लिए ये वेल एक बंदे के साथ ये, और मुझे अगर रिश्वत देनी है तो वेल अब ये विल फिगर इट आउट, कोई रिश्वत कॉइन आपके लिए बना देंगे। एक बंदे के साथ ये हुआ था वैसे कि उसने क्रिप्टो खरीदी थी और उसके कंप्यूटर के अंदर सारी कीज लॉक्ड थी और वो कंप्यूटर खराब हो गया। अच्छा, तो उसने अंदाजा लगाया कि यार ये तो कोई $50 मिलियन की क्रिप्टो है। तो उसने एक बाकायदा सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि यार अगर कोई इसको अनलॉक कर सकता है ना तो $1 मिलियन आपके लिए हो गया। लेकिन पिस्तौल के बल पे नहीं लूट सकता नहीं, लेकिन वो आई गेस मे बी आई डोंट नो, लेकिन पिस्तौल भी होती है। अच्छा, ये भी यही सवाल भी मेरा यही है और आप दोनों से हमारा स्टार्ट विद यू। अब हम जब भी कोई चीज़ बैन होती है और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चीज़ बैन होने से बैन नहीं होती। आई मीन शराब भी इस मुल्क में बैन है, लेकिन कलअदम तंजीमें भी होती हैं। ओके, यस, गुड, अनदर एग्जांपल। अब क्योंकि बिटकॉइन को भी फोर्थ स्केड्यूल में डाल दिया है तो ये चीजें चली जाती है अंडरग्राउंड। जब कोई चीज अंडरग्राउंड चली जाती है तो फिर वो बिटकॉइन बन जाता है। तो इसमें ज्यादा फ्रॉड और ज्यादा मतलब इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन का खतरा बढ़ता है या नहीं? बिल्कुल बढ़ जाता है। जरा देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जैसे आप इवन अभी भी पाकिस्तान में बिटकॉइन या कोई भी करेंसी जो है वो लीगली आप नहीं खरीद सकते। तो उसमें होता ये है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेना पड़ता है, जिसके तहत आपको 8 या 10 रुपए जो है एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि वो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है। अगर ये चीज़ रेगुलेटेड हो, उसकी फॉर्मल एक्सचेंजेस हों, दुनिया भर में जो है एक्सचेंजेस बन रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं, अगर हो तो ये प्रीमियम जो है लोग नहीं दें, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कंज्यूमर वेलफेयर लॉस। कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है, रेगुलेटर की ना समझने की वजह से नुकसान जो हो रहा है वो एक्चुअली कंज्यूमर का हो रहा है। और इसीलिए बहुत सारे फ्रॉड भी आते हैं। अगर रेगुलेटेड होगा तो बहुत सारे फ्रॉड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बिल्कुल ही एक अनरेगुलेटेड टेरिटरी होगी तो ऑब्वियसली फ्रॉड भी उसमें काफ़ी बढ़ेंगे। अच्छा ताहा, मैं आपसे सिर्फ कहूँगा, वक्फा तो नहीं लेना अभी? आई डोंट नो, लेना है क्या? तो लेना है। एक वक्फा लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। कुछ समझ आ गई है? काफ़ी हद तक समझ आ गई है, थैंक्स टू उमर खान एंड ताहा अली। ताहा, आप गालिबन एक कोर्स भी आप सिखाते हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो जब आपने कोर्स डिज़ाइन किया या सिखाना शुरू किया तो जाहिर है आपके जहन में होगा कि दिस इज़ द करेंसी ऑफ द फ्यूचर, या एटलीस्ट फॉर द डिस्टेंट फ्यूचर तो ये जो है अपना ग्राउंड एक बना चुकी है। देखिए, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इट इज़ वेरी वेरी, मतलब आई थिंक ये शायद पिछले 20 साल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस है ये, जो जिस तरह ये फाउंडर है, आपको शायद आइडिया हो, ही वाज नॉमिनेटेड फॉर ACM का जो ट्यूरिंग अवार्ड है, जो कंप्यूटिंग साइंस का जो नोबेल प्राइज़ है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, मतलब दो के लिए नॉमिनेट किया है। ये तो इस तरह के तो कोई लोग ही नहीं है। तो उस तरह से इट इज़ ब्रिलियंट, इसकी बहुत फ़ायदे हैं, बट एट द सेम टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी क्लियर होता जा रहा है कि इसके काफ़ी नुकसान भी हैं जो एंटिसिपेट नहीं किए गए थे। जैसे कि आई थिंक 10-20 साल में कोई क्लैरिटी आएगी कि इसका किस तरह इसको किया जा सकता है ठीक तरह इंटीग्रेट। मसलन कौन से नुकसान? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं।
मसाइल सबसे जो अनफोर्सीन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपका जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। आपने देखा होगा, आपने रैंसमवेयर का सुना होगा। रैंसमवेयर 10 साल पहले किसी को आइडिया नहीं था कि ये भी एक चीज हो सकती है कि जी बाहर से कोई हैक करेगा, उसको आपकी हार्ड ड्राइव डेटा को वो इनक्रिप्ट कर देगा, और जब तक आप बिटकॉइन नहीं देंगे उसे वो डेटा नहीं आपका रिलीज करेगा। और ये अब दुनिया में अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होने लग गए हैं, और ये बिलियन यहाँ पे जाते हैं। इस तरह और भी लेकिन मतलब ताहा, ये तो फिर जाहिर है बैंक्स के अकाउंट्स के ऊपर भी हैकिंग अटेम्प्ट्स होती हैं, कामयाब भी होती हैं, उसमें भी डेटा भी चोरी हो जाता है, उसके लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी की डाउनसाइड तो हमने ये बाकी लीगल टेंडर में भी देखी है। ये भी है कि अगर कोई डूब गया तो फिर उसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई इदारा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये एक अलग बात है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स जो बात कर रहे हैं ना, कि जैसे फर्ज करें, और मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, था कि यूएस के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सेटअप है, ठीक है, किसी ने हैक कर दिया और उस पर अटैक कर दिया, कहो कि सर इतने हमें 50,000 बिटकॉइन दो, नहीं तो हम आपका सिस्टम बंद कर दें। ये मेरा ख्याल इनका इशारा उस तरफ ही है। हाँ, तो मैं सिर्फ कंपैरेटिव देना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हैकिंग तो इट्स देयर। जी, मैं अगर इसमें ऐड करूं, हैकिंग पहले भी 20 साल पहले कोई भी किसी को हैक कर सकता था, ये था। अब सिर्फ क्या है कि पहले ये होता था कि अगर मैं आपको हैक करूं और मैं कहूं कि जी आप मुझे $500 इस बैंक अकाउंट में भेजें, तो देन दैट वुड बी ट्रेस्ड और आप पकड़ लिए जाते थे। तो फाइनेंशियल ट्रेल जो सिस्टम वाज वेरी रेगुलेटेड। अब और प्रॉफिट कोई भी किसी को हैक कर सकता है विदाउट बीइंग कॉट, इसलिए ये जो है ये एक्सप्लोड हो रहा है सेक्टर। इसी तरह अब आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स के टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो भी, उसके भी ज्यादा केस आने लगेंगे। अभी आपने देखा ना पेपर्स और पनामा लीक्स, तो ओबामा ने, प्रेसिडेंट ओबामा की स्टेटमेंट है कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, दिस इज लाइक हैविंग अ स्विस बैंक अकाउंट इन योर पॉकेट। ये बात इस तरह मतलब बिट लीक्स भी होने वाले हैं किसी ना किसी दिन। इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। अच्छा जी, जीता, मैं आपको एक एग्जांपल दूं रैंसमवेयर का। अगर पहले 20 साल पहले नो वन वुड थिंक कि जी मैं किसी हॉस्पिटल को हैक करके मुझे कोई फायदा भी होगा। अब लोग हॉस्पिटल को हैक कर रहे हैं। अब इमरजेंसी रूम वो इक्विपमेंट हैक हो जाती है, पीपल हैव एक्चुअली डाइड बिकॉज वो एडमिट नहीं हो सके, बिकॉज वो रैंसमवेयर इज हैक्ड इनटू इट, एंड वो जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो नहीं अलाउ करेंगे एक्सेस। तो ये तो बहुत बड़ी एवोल्यूशन है फिर। अच्छा, मतलब हर एक चीज में अगर आपके हाथ में होता, ताहा साहब, अगर कल हुकूमत आपके पास आती और कहती कि जी कुछ समझ नहीं आ रही, आप हमें बताएं कि हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आपका क्या जवाब होता? देखिए, ये मेरा जवाब ये होगा कि आप एक टीम बनाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो बैठ के इसको रिजॉल्व करे, जो एक गेम प्लान बनाए। जो हर कंट्री का एक अलहदा गेम प्लान होना चाहिए। मतलब डिफरेंट कंट्रीज शुड हैव डिफरेंट पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर, उनकी जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है। और जो फॉर इंस्टेंस आप एल सैल्वाडोर को अगर देखें, एल सैल्वाडोर लीगलाइज किया है बिकॉज उनको क्लियर कट फाइनेंशियल फायदा है, उनकी रिमिटेंसेस इतनी ज्यादा, बिल्कुल, अगर बिटकॉइन के थ्रू आए तो दे सेव अबाउट $400 to $500 million एवरी ईयर, जो वेस्टर्न यूनियन और मनी चेंजिंग में फीस हो। बट एट द सेम टाइम चाइना जो है, चाइना में पिछले साल कोई 50 बिलियन वर ट्रेस्ड कि जी वो चाइनीज एड्रेसेस से $50 billion एक साल में चाइनीज एड्रेसेस से दे वर मूव्ड ऑफशोर। तो ये पाकिस्तान में भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आईएमएफ ने भी वार्न किया था कि जी ये बिटकॉइन जो है दिस इज गोइंग टू एड कैपिटल फ्लाइट। टर्की में अभी लीरा कोलैप्स हुआ है, टर्की में बिटकॉइन की रेज स्टार्ट हो गई थी a few months ago. अच्छा, तो that has, तो ये बेसिकली मैं जो हूँ, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको आई कैन गिव यू पार्ट ऑफ द पिक्चर, आई कैन कंट्रीब्यूट, बट आपको इसमें बीच में आपको बैंकर्स को लाने हैं, आपको लीगल एक्सपर्ट्स को लाने हैं, आपको यही मैं अम्मार की तरफ भी जाना चाह रहा था। अम्मार, जब हम कोई चीज़ बैन करते हैं उसमें जो मेन स्टेक होल्डर है उसको हम सुने बगैर, उसकी बात समझे बगैर, क्योंकि एक नई चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रही, लिहाजा बैन कर दो।
बिल्कुल सर, एक ये कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए जिसमें ओपिनियंस आए, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं वाइट पेपर बने। इनफैक्ट एसईसीपी ने जो है आज से कुछ महीने पहले एक्चुअली इस पे वाइट पेपर निकाला था। अब ये भी एक हमारे यहाँ का अलमिया है कि दो रेगुलेटर एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बहुत खूब। जिसकी वजह से जो है इस तरह के डिसीजन आते हैं। ये नीड्स टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस जिसमें पब्लिक फीडबैक हो, जैसे कि इन्होंने हमारे दोस्त ने बोला कि जो बैंकर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इन सब के फीडबैक लेके कोई प्रोडक्ट बनाई जाए या उसकी रेगुलेशंस बनाई जाए। देखिए, बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन, हाउ वी रेगुलेट इट, उसको किस तरह हम स्ट्रक्चर करते हैं कि हमें हमारी मौश को, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम इसको बैन कर देंगे तो सीधा हिसाब है वो चीज़ अंडरग्राउंड चली जाएगी, वो ना कभी टैक्स हो सकेगी, ना वो कभी वेल्थ जो है वो किसी और काम में आ सकेगी। वो एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो एक बहुत बड़ी हमारी ऑलरेडी ग्रे इकोनॉमी चल रही है, उसका हिस्सा। अच्छा, अमार यहीं रुकेगा क्योंकि मैं ये खबर भी आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा एक वो प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी इसके ऊपर, और अपेरेंटली ये बात है कि वक़ार ज़का को उन्होंने एज ए हायर भी किया और सारा कुछ। लेकिन फिर तो एक तरफ हुकूमतें ये भी सोच रही हैं कि इनोवेटिव वेज, जिस तरह एल सल्वाडोर की बात की ताहा ने भी, एक दूसरी तरफ हमारे बाकी इदारे जो हैं वो उसको बैन करने के चक्कर में हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही बात है। वो जो सोच रहे थे वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे जो क्रिटिकल कंपोनेंट है बिटकॉइन का, वो बिजली है। वहाँ पे बिजली सस्ती होती है हाइड्रो के थ्रू, नहरों के थ्रू, तो उसमें जो है वो फायदा उसमें उनको हो जाता है। ये आपकी बात सही है। एक तरफ ये सोचते हैं कि इस तरह करना चाहिए, दूसरी तरफ बैन करने की बात करते हैं। तो आई थिंक हमेशा की तरह हर चीज़ में जो है एक मिडिल ग्राउंड ज़रूरी है, और सबके ओपिनियन लेके एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद जो है कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि एक नई टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी जो है, जैसे एक माइकल क्राइटन हमारे एक ऑथर तो कहते थे लाइफ विल फाइंड अ वे, तो लाइफ एंड टेक्नोलॉजी दे डू फाइंड अ वे। आप किसी भी तरह उनको बैन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं पता है बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ इस बारे में। किस चीज़ के? कि बिटकॉइन का पे से बैन हट जाएगा, इसलिए कि हमारे जिस चीज़ पे बैन लगता है इवेंचुअली उस पे से हट जाता है। बैन तो अभी लेकिन यूट्यूब मेरे करीब में कई मिसालें में देना नहीं चाह रहा। यूट्यूब बैन को 3 साल लग गए, देना नहीं चाह रहा। 3 साल। हाँ, ये TLP कॉइन की बात कर रहे हैं। ये ते बस यार, ये बिल्कुल ही मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इसने कहा है, आप इसको बोलो भाई। हाँ। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और मुझे तो ज़ाती तौर पर काफ़ी सीखने को मिला है, काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ज़ाहिर है कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन एक बात जो हुई है वो है कि बिटकॉइन में जिस तरह के लोगों को मतलब डिफ्रॉड भी किया जाता है, उनके पैसे भी खाए जाते हैं कभी कभी मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में, सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा। और ये भी एक जाहिर है कि एक एक्सपेक्टेड चीज़ है, क्योंकि जहाँ कोई देखेगा कि बहुत ही लंबे नोट कमाए जा रहे हैं तो नोट पर डाका मारने के लिए भी लोग आते हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल में ही FIA की साइबर क्राइम विंग एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कुछ फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए लोगों के पैसे लूटे गए हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 180 करोड़ रुपए लोगों के लूटे गए हैं। और मतलब आम कौम की लूटी हुई दौलत की बात करते हैं तो यही अगर वापस आ जाए तो आप सोचें कि कितना फ़र्क पड़ेगा। इस केस की क्या डिटेल्स हैं, इसको जानने के लिए हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इमरान रियाब, हेड ऑफ FIA साइबर क्राइम विंग सिंध। वेलकम टू द शो इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि एक तो कि क्या वाकई 180 करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखिए जी, ये एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक है जो इतनी अमाउंट हमने बताई है 18 बिलियन रुपीस की। इसको हमने किस तरह जज किया? देखें, ये पूरा जब स्कैम जब सामने आया, सरफेस पे आया, तो उस वक्त मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट में रब्ता किया सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और उनको कोट किया कि जी इंडिविजुअली किस किस की कितनी कितनी अमाउंट्स गई। जो मिनिमम था अमाउंट जो मुझे कोट किया गया वो दैट वाज $100, और जो मैक्सिमम अमाउंट जो कोट किया गया दैट वाज $80,000। ठीक। अच्छा, अब उनका जो तरीकाकार था वो ये था कि ये टेलीग्राम जो एक चैटिंग ऐप है उस पर ग्रुप्स बनाते थे जी। वहाँ पे बैटिंग के सिग्नल्स आते थे, और वो सिग्नल्स जो थे वो इनकी जो मेन फ्रॉडलेंट ऐप है
वहां पे इस्तेमाल होते थे बिटकॉइन के राइज या फॉल पे बेट करने के लिए। जब हमने उन जो थे आपके टेलीग्राम ग्रुप्स जो थे उनको देखा, तो उनमें जो नंबर ऑफ यूजर्स थे, जो मेंबर्स थे, दे वर क्वाइट ह्यूज। जो सबसे बड़ी हमें इसमें जो रिपोर्ट हुआ ग्रुप, वो था HFC का, HFC ऐप का, और उसमें जो हमने विजुअल देखा वो 33,000 जो लोग उसमें थे। और मुझे कोट ये किया गया कि जब ये फ्रॉड हुआ उसके बाद लोगों ने यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर दिया, उससे पहले जो है वो तादाद ज्यादा थी। तो किसी ऐप में हमें 13,000, किसी में 8,000, किसी में 4,000, किसी में 12,000 ऐसे डिफरेंट जो है मेंबर्स कोट हुए। तो फिर एक मुख्तार अंदाजे को लेते हुए, क्योंकि 11 ऐप्स थी, तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि जी बजाय इसके कि मैं 33,000 की फिगर पे जाऊं, तो हमने 5,000 का फिगर लिया हर ऐप का, टू बी ऑन सेफर साइड। और जो आपकी रेंज थी डॉलर्स की, दैट वाज फ्रॉम $100 to $80,000, तो उसको हमने एवरेज पे लेके आए $2,000 की। और जब इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो फिर फिगर आया $100 million का, जो कि 18 अरब रुपया बनता है। बट एग्जैक्ट फिगर तो ऑफ कोर्स जब तमाम आपके विक्टिम सामने आएंगे तो उसके बाद इसको कर सकते हैं, लेकिन तमाम विक्टिम सामने आ भी नहीं रहे हैं। वजह उसकी ये है कि लोगों को अपना डर खौफ ये भी है कि अगर हम जो है जाके FI को बोलेंगे जी मेरा $80,000 चला गया है, तो पहले पूछेंगे जी इसका मुझे ट्रेल तो नहीं, पैसा कहाँ से है, ठीक है। तो काफी एक कमरसम किस्म का प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, बट दिस एस्टिमेटेड और बेशुमार लोग इसमें अफेक्ट। अच्छा इमरान, आपने जो इब्तिदाई तहकीक में ये बात सामने आई, कुछ लोग पकड़े भी हैं आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके अंदाजा क्या है कि ये ग्रुप्स जो है पाकिस्तान से बाहर चलाए जा रहे थे, यहाँ चलाए जा रहे थे, फेक नाम से चलाए जा रहे थे, क्या है? जी अभी इसके हवाले से आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है, इसीलिए तो हमने बाइनेंस से रब्ता किया है। अभी जो आज भी आप देख रहे डेवलपमेंट जो हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है कि जी इनको बैन यहाँ पे होना चाहिए सबको। देखिए अगर किसी भी तरीके से कभी भी क्रिप्टो पाकिस्तान में आप लॉन्च करेंगे भी, तो आई बिलीव कि दैट शुड बी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके पास तमाम डाटा यूजर्स का होगा। जैसे कि आप देखते हैं कमर्शियल बैंकिंग जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो जो भी उसमें लोग अपने अकाउंट्स चला रहे होते हैं, उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो दे आर बाउंड टू गिव इट टू दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। और अगर कोई आपकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो एक अलार्म जनरेट होता है जो कि FMU को सेंड किया जाता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए FI के पास आता है। तो इन द सेम वे आई बिलीव कि यहाँ पे भी अगर कभी अलाउ किया जाता है विच इज़ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो वो इसी तरीके से ही हो सकता है। सही है। अच्छा अब एक सही मैं चीज़ एक वाज़े कर दूं, अभी इमरान साहब ने जिक्र किया बाइनेंस का, मैं वही तो हाँ, तो बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो इनका इसके साथ क्या लिंक है? मेरा ख्याल है कि आपका उनके साथ भी रब्ता हुआ है, वो क्या कुछ कर भी सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि अगेन मुझे मतलब आई हैव सिंपैथी, क्योंकि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसको प्रोब करना कितना मुश्किल होगा। आई मीन ऐप है, कोई रोमानिया में बैठा हुआ है यार, कोई कीव में बैठा हुआ है, कैसे करोगे? ये जो टेलीग्राम ऐप पे हुआ ना, इट हैजंट गॉन थ्रू बाइनेंस को, उसका वो तो गेटवे है जो लीगल है, उन्होंने दफ्तर भी खोला है। तो इसमें बाइनेंस का क्या रोल आता है फिर? देखिए बेसिकली 3 पिलर्स है इस पूरे क्राइम के। एक आपकी जो फ्रॉडलेंट ऐप है, एक आपका टेलीग्राम ऐप चैटिंग के लिए जो यूज हो रही थी, और थर्डली बाइनेंस है। बाइनेंस खाली एक्सचेंज ऑफ पेमेंट के लिए यूज हो रहा था, हम ये नहीं कह रहे उसमें बाइनेंस का कोई रोल है या बाइनेंस ने लोगों से फ्रॉड किया है। तो हो क्या रहा था कि जब भी कोई मेंबर जो था वो किसी ऐप को ज्वाइन करता था, तो उसकी जो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट थी कि जी यू शुड हैव एन अकाउंट इन बाइनेंस। सही है। तो वहां से लोग USDT ट्रांसफर करते थे उस फ्रॉडलेंट ऐप के वॉलेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है, जो ही उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ टोकन्स जनरेट होते थे आपकी ऐप के अंदर। फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर एक सिग्नल आता था फ्रॉम द एनोनिमस ऑनर ऑफ द ऐप कि जी आपने बिटकॉइन के राइज या फॉल पे बेट करना है, ठीक है। उस ऐप के अंदर देयर वाज अ ग्राफ, ठीक है, और देयर वाज एन ऑप्शन डाउन कि जी आपने राइज पे क्लिक करना है या फॉल पे क्लिक करना है। सो इन दैट वे दिस ऐप मेड पीपल लूज मनी और विन मनी। बट इस ऐप में जो बार था जिसमें बिटकॉइन की जो वैल्यू का जिक्र हो रहा था, वो ओरिजिनल बिटकॉइन की जो वैल्यू रियल टाइम में है उससे उसका ताल्लुक कोई नहीं था। दैट वाज जस्ट बीइंग रन बाय द ओनर एज वेल, जो कि एनोनिमस। तो उसने मतलब कोई अपनी मर्जी की उसने ग्राफ लगा दिया और लोगों ने चेक नहीं किया, तो ऐसे ही होगा। अब अगेन इमरान, एक ये सवाल मेरा ये है कि अब जाहिर है कि जितनी
तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं और टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, मैं गेस कर सकता हूं कि FIA की जो साइबर क्राइम विंग है वो अभी ही पहले से ही काफ़ी ओवरलोडेड है और मुझे नहीं पता कि कितने वसाइल हैं। 200 तो बंदे हैं वही, और आपको हर किस्म की चीज़ आती है, ये जो लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं या वो जो पिक्चर्स फोटोशॉप हो जाती है, हरासमेंट के केसेस और अब आपके पास ये डीप फेक्स भी आने वाले हैं या आ गए होंगे। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो कितनी रिसोर्सेज और कितनी मैन पावर की जरूरत होगी आपका ख्याल है FIA साइबर क्राइम विंग को? देखिए, बात ये है कि अभी भी इस वक्त लास्ट ईयर के फिगर्स जो हैं साइबर क्राइम में जो हैं 1 लाख से ऊपर केसेस पूरे पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हुए हैं, कंप्लेंट्स में रिपोर्ट हुई हैं। सो दैट इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर। साइबर स्पेस जो है दैट इज क्वाइट ह्यूज, और अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सबकी सब इस पे मूव हो रही है। अभी जैसे कि जिक्र किया बशीर साहब ने कि जी सिर्फ 200 लोग हैं या 300 लोग हैं, तो वो 300 जो हैं इस वक्त पूरी साइबर स्पेस पे हावी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यू मस्ट हैव सीन अक्रॉस के जी किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट इज दिस कि जी अगर आप यहाँ पे 1 लाख की फौज भी लेके आ जाएं तो आई बिलीव कि साइबर स्पेस इज सो बिग और इसमें क्राइम करने के इतने तरीके हैं कि आपको इस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता। आप खाली डेफिनेशन की बात कर लें तो वही केसेस बेशुमार आते हैं। अब रियल रीजन इसके पीछे क्या है कि लोगों को तो पता ही नहीं कि साइबर लॉ पाकिस्तान में है या नहीं है, अगर है तो उसकी पनिशमेंट क्या है और किस किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। सो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन दीज डेज इज कि जी मैं लोगों को अवेयर करूं, जिसके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स का मैंने एक स्टार्ट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम एक ई बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लॉज का बताया जाएगा और क्राइम किस तरीके से हो रहा है उसका बताया जाएगा, और वो हम थ्रो करेंगे ईमेल एड्रेसेस के अंदर, ईमेल लिस्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की, स्कूल की, कॉलेजेस की। और सेकेंडली आई एम इन टॉक्स विद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कराची कि जी इनिशियली को जो है आप क्लासरूम्स में साइबर क्लास जो आपकी होती है कंप्यूटर क्लासेस उसका हिस्सा बनाया जाए। और थिर्डली जो है हम एक मैसिव किस्म की कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेलिब्रिटीज। उसमें हम ये क्या कर रहे हैं कि एनिमेशंस बनाने जा रहे हैं और वो एनिमेशंस जो हैं सेलिब्रिटीज के अकाउंट से रन होंगी तो उसकी आउटरीच बहुत होगी। तो पॉइंट है इसकी जी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, यानी कि आई डोंट वांट टू जेल किड्स, आई वांट टू एजुकेट देम। ठीक है, आप इस साइबर स्पेस में 14 साल का बच्चा भी है जो KGS में पढ़ रहा है, वो किसी को डिफेम कर रहा है या साइबर स्टॉकिंग कर रहा है या अपनी जो टीचर है उसकी पिक्चर्स लगा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो ऑल दिस इज हैपनिंग। तो इन सबको, इन कंप्लेंट्स को रोकने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को सिखाएं कि लॉ है क्या। अभी तक लोग टेक इट नॉट सीरियसली कि जी ये एक मजाक है, एक जोक है, इसमें सजा होती नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और मैं आपको, क्योंकि मैंने खुद देखा है साइबर क्राइम का, इनके ऑफिस जिस तरह ये काम करते हैं, दे डन वंडरफुल जॉब। कम से कम जो स्टॉकिंग और ये मॉफ पिक्चर्स ये फौरी अब पहुंचते हैं वो करते हैं, लेकिन ये जो क्रिप्टो वाली चीज़ है ये बिल्कुल जाहिर है इनके लिए बहुत रिसोर्स। बड़े खुशी हुई सुन के कि ये आगाही की तरफ काम कर रहे हैं, और मैं अगर हमारी इसमें कोई आपको इनपुट चाहिए, अचानक मुझे याद आया कि ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो पे आज हमने पूरा प्रोग्राम किया जी, तो सही है, ठीक जी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे आज का हमारा पूरा प्रोग्राम था। गालिब ने 250 साल पहले इसके बारे में बता दिया था जी। मैं आपको बाद में उसका नहीं, मतलब अभी भी बताओ, समझा दूंगा। नहीं अभी बताएं। था ख्वाब में ख्याल को दिल से मुआमला, जब आंख खुल गई ना ज़िया था ना सूद था। इजाजत ले लें, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं शेर का मतलब है। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप भी इजाजत ले लें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।